बड़ी खबर के साथ खबर चाईबासा से आ रही है, जहां पर आईडी विस्फोट में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। परिवार के लोगों के साथ ये बच्ची जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी, जिस दौरान नक्सलियों ने जमीन में प्लांट किया हुआ ये प्रेशर आईडी बम जो है वो विस्फोट करता है और आईडी बम पर पैर पड़ने की वजह से ये विस्फोट हुआ, जिसमें एक 10 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई है। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी गांव के पास राधापोड़ा जंगल की ये घटना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रुपेश प्रधान। रुपेश, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? पूरे इस इलाके को लेकर क्या सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है? जी देखिए, ये सारंडा जो क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम का, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हाल के दिनों की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी, एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा। और कोल्हान और सारंडा के जंगलों में आईडी विस्फोट की घटनाएं पहले भी हुई है और जो आईडी प्लांट किया गया है नक्सलियों के द्वारा, उसके चपेट में पहले भी इस तरह की ग्रामीण आने की घटनाएं सामने आ चुकी है। और आज का जो घटना है, इस बारे में जो अब तक जानकारी मिली है, मनोहरपुर के डीएसपी जो है उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। तो ये 10 वर्षीय बच्ची अपने परिवार के लोगों के साथ जंगल में जलावन और पत्ता ये तो संग्रह करने गई थी और इसी दौरान जमीन में प्लांट किए गए आईडी के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है और उसमें विस्फोट होने से उस बच्ची की मौत हो गई है। और ये जो घटना है ये काफी सुदूर क्षेत्र में है। जराईकेला जो थाना है वहां से करीब 25 से 30 किलोमीटर अंदर सुदूर जंगल की एक घटना है। तो पुलिस अब तक शव बरामद कर थाना तक नहीं लाई है और इस प्रक्रिया में पुलिस लगी हुई है। तो उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश प्रधान इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। सरायकेला थाना के तपोवन कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी किराए के मकान में साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी करीब 1 महीने पहले से इस किराए के घर में रह रहे थे। आरोपियों ने खुद को स्टूडेंट बताकर मकान मालिक से घर किराए पर लिया हुआ था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 24 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एक आईपैड, एक लैपटॉप सहित कई सामान बरामद किए हैं। अपराधी फर्जी सरकारी अधिकारियों का आईडी बनाकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लोगों को फर्नीचर या फिर पुराने सामान बेचने का लालच देकर ठगी कर रहे थे। हाथ एक मकान में, एक किराए के मकान में छापामारी की गई, जिसमें रंगे हाथ 4 साइबर अपराधी को साइबर अपराध करते पकड़ा गया। क्या ये लोग कैसे क्या करते थे सर? ये लोग मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड वगैरह के माध्यम से पुराने ऑफिसर जितने हैं उनकी जैसे बदली हो जाने के बाद उनके सामानों का वो प्रचार देते हैं कि इन सामानों की बिक्री करना है ऑनलाइन, और उसी झांसे में जो है ग्राहकों को फंसाते हैं और ऑनलाइन ठगी करते हैं। तो जेपीएससी की 11वीं से लेकर 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। अभ्यर्थियों को कॉल पर उनके पैसों की डिमांड उनसे की जाती है। परीक्षा का रिजल्ट अब तक हालांकि जारी नहीं किया गया, जिसका फायदा साइबर अपराधी या कहें दलाल तबके के लोग उठा रहे हैं और जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के नंबर पर कॉल कर पैसों की डिमांड की जा रही है। अभ्यर्थियों को उनका पूरा डिटेल भी फोन करने वाला शख्स बताता है, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा जीता जा सके। साथ ही परीक्षा में पास होने की गारंटी के नाम पर 2 से लेकर 7 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि कई अभ्यर्थी खुद के लैपटॉप से अपना पूरा डिटेल तक भर चुके थे और साइबर कैफे भी नहीं गए। इसके बावजूद उनका डेटा कैसे लीक हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का डेटा आखिर कहां से लीक हो गया? क्या ये साइबर अपराधियों की करामात है या फिर कोई साजिश इसके पीछे भी है? देखिए, जिस प्रकार जेपीएससी में फ्रॉड कॉल आ रहे थे, और ये फ्रॉड कॉल नहीं, ये फ्रॉड कॉल को लेकर हमने डीजीपी से भी बात किया था और यहाँ का जो मेंबर अजीता भट्टाचार्य से उनसे भी बात किया था। तो अजीता भट्टाचार्य मुस्कुरा के कह रही हैं कि अरे ऐसा तो गलती होता है, कहीं से लीक हो गया। हम कह रहे कि आपके
स्टूडेंट और आपका प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का अगर लीक हो जाता है तो आर्टिकल 19 का हनन होता है। इससे बड़ा माने आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप ये सब बात बोलती हैं। हम भी किसी साइबर कैफ़े वगैरह में कभी फॉर्म नहीं भरते हैं, खुद से पर्सनल लैपटॉप है उसी से भरते हैं, फिर भी आ रहा है। इसका मतलब आयोग के लेवल से लीक है। मेरा दोस्त FIR भी करवाया था और DGP के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि इस पर कार्रवाई होगा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। एज ए स्टूडेंट मुझे ये दोनों चीज़ लगता है, एक तो साइबर फ्रॉड है ही, एट द एंड जो है ये साइबर फ्रॉड ही हो रहा है, लेकिन आखिर हमारा जो डाटा है जो मैंने JPSC को सबमिट किया था वो आखिर थर्ड पर्सन के पास कैसे गया। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि करप्शन तो है ही, साथ ही साथ ये जो है सो कि सारा साइबर अपराधी और ये सब का भी मामला है, तो या तो इनका सिस्टम सही नहीं है। रांची से बड़ी खबर, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार और बड़ा हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि राज्य में जंगल राज आ चुका है। 1990 में लालू के राज में बिहार की जो हालत थी, आज वही स्थिति झारखंड की है। पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जुटी हुई है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजापुर और छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाओं का उदाहरण देकर बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। जंगल राज की स्थिति में आ गया है। जिस तरीके से 90 के दशक में लालू यादव की सरकार में जंगल राज पूरे संयुक्त बिहार में स्थापित हो चुका था, आज वही स्थिति, क्योंकि उसी की पार्टी के समर्थन से आज हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सरकार लालू यादव के मार्गदर्शन से चल रही है, इसीलिए आज आपराधिक तत्व और नक्सलियां आज चरम पे उत्कर्ष पे अपना तांडव नाच दिखा रहे हैं वो, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारी हैं और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं, परंतु जो आरोप लगाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनसे पूछिए क्या कुछ हुआ कल बीजापुर में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, वहां किसका शासन है। आप उनसे पूछिए कौन पत्रकार बंधु को आज मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ की घटना है, पूरा देश आंदोलित है, उस पर इनका मुंह में फेविकॉल जम जाता है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकारी आयोजन कर पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। आयोजन सरकारी पैसे पे आयोजन है, तो इसलिए मैं जेएमएम और कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि ये सरकार के पैसे पे बुलाई गई भीड़ है। आपको अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो स्थिति बहुत भयावह है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाने पे पता चलेगा कि वृद्धा पेंशन बूढ़ी औरतों का, बूढ़े लोगों का कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति का पैसा बच्चों के लिए नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ हरा कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे चीजें हैं जो मैया सम्मान योजना के साथ यदि ग्रामीणों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि ये चुनावी मुद्दा जेएमएम और कांग्रेस का था, इसलिए आज वो वितरित कर रहे हैं। राज्य में चुनावी वादों के बाद सिलेंडर की कीमतों पर सियासत जारी है। जेएमएम ने जल्द वादे को पूरा करने की बात कही, वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के वादे को महज एक जुमला करार दिया। तो 50 रुपए में सिलेंडर भी देंगे, बहुत जल्द देंगे, इंतजार करें। अभी तो मात्र 2-3 महीने हुए हैं सरकार को। हम अपने वादों को पूरा करने की काम करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। और 450 रुपये के सिलेंडर जब तक नहीं करते हैं, अभी तो हम लोगों ने 2500 रुपया हर महिला को दे दिया, सिलेंडर खरीद लेंगी महिलाएं उसी से। आगे चलकर और राहत ये सरकार पहुंचाएगी। देखिए 450 देने का वादा किया, आज राज्य की जनता ने उनको इन वादा के अनुरूप अपने वोट देने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जब राज्य की जनता पूछ रही है कि 450 में मेरा गैस सिलेंडर का क्या हुआ, तो कभी मुख्यमंत्री बहाना बना रहे, कभी मंत्री बहाना बना रहे हैं। अब इन लोगों में काफी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये 5 सालों में भी ये 450 रुपया गैस सिलेंडर देने का वादा किए थे, उनको राज्य की जनता को सौगात दे पाएंगे। ये कुल मिलाकर एक चुनावी जुमला था इन लोगों के लिए। तो हेमंत सरकार ने चुनावी वादों में किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने
2400 रुपए ही निर्धारित किए हुए हैं। बीजेपी ने इसे वादा खिलाफी करार दिया और इस पर विरोध जाहिर किया। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। बीजेपी आखिर इसे लेकर परेशान क्यों है? जिस तरह से पिछले 5 साल जनादेश का अपमान किया, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा, बेरोजगारी भत्ता का वादा देकर आए, वो 5 साल वो चुनावी जुमला साबित हुआ। देखिए ये सरकार जनादेश का अपमान करती है। आप देखिए जिस तरह से इन लोगों ने प्रति क्विंटल 3200 रुपये धान क्रय मूल्य का इन्होंने वादा किया था। अब वास्तविक स्थिति क्या है? अब 2400 रुपया मात्र किसानों को दी जा रही है प्रति क्विंटल के हिसाब से। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह हेमंत सोरेन जी की सरकार और इंडी गठबंधन की सरकार ये सिर्फ वोट के लाभ लेने के लिए ये बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब जनता चुनकर भेजती है तो ये जनता के विश्वास का विश्वासघात करती है, जनता के जनादेश का अपमान करती है। ये इनके फितरत में है। कुछ प्रक्रिया होते हैं, कुछ समय लगता है। मैं अपने कार्यकाल में ही इसे पूरा करूंगा, ये हमारा वादा है। 5 साल का जनादेश है। लेकिन बेचैन और व्याकुल क्यों है विपक्ष के लोग? भूल गए क्या? याद नहीं है क्या कुछ हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर? क्या कुछ हो रहा है पंजाब और हरियाणा में? 700 किसानों की हत्या रही है सरकार और उसके नुमाइंदे और कारिंदे इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद ने राज्य सरकार के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए राह दिखा रही है। सीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलायन रोकने को लेकर भी योजना बना रहे हैं। का जो स्पष्ट सोच, क्लियर सोच है कि हमारा झारखंड के लोग बाहर पलायन नहीं करें। हम किस तरह से यहाँ रोजगार फैला सकते हैं, बाहर से बड़ी बड़ी एजेंसियों को कैसे ला सकते हैं, उनको कहाँ कठिनाइयाँ हैं, जो पहले लगा हुआ था उद्योग यहाँ वो छोड़ के क्यों भाग रहा है, उसके साथ क्या समस्या है, उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, उसको कैसे सुविधा दे सकते हैं। ये सारी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, बातें हो रही है। सारे फाइल को भी हम लोग मजबूती से देख रहे हैं और सारी चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं। और राजहित में हम लोग जो है यहाँ पे काम करेंगे कि हमारे राज्य के लोग बाहर ना जाए। उसको जो बेहतर सुविधा हम क्या दे सकते हैं, कैसे उसको भागीदारी मिल सकता है। और जो बड़ी बड़ी विदेशों की कंपनियां हैं, देश की कंपनियां हैं, जो राज्य की भी कंपनियां जो यहाँ काम करना चाहता है, उसको बेहतर सुविधा हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रदेश बीजेपी के कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा था। संगठन में इन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि संगठन में जिम्मेदारी तय करना आला कमान का काम है। साथ ही हार के कई फैक्टर होने की बात भी कही गई। संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने, और पार्टी जो जिम्मेवारी जिसको भी देना चाहती है वो देगी। इसमें अपना कोई चूज एंड पिक वाला विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के सभी फैसलों के साथ, सभी निर्णयों के साथ और पार्टी के सभी निर्देशों को पूरा करना एक सिपाही के रूप में हमारी जिम्मेवारी, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। नहीं, देखिए कई फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। और इसमें समीक्षात्मक बैठकें भी हुई थी, पार्टी के अंदर भी बहुत सब बात हुई थी। एक फैक्टर होता तो उसको पिन पॉइंट किया जा सकता। कई छोटे छोटे माइन्यूट फैक्टर्स हैं जो कि बड़ा फैक्टर बना देती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर संगठन की नज़र है, पार्टी की नज़र है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए उसको लेकर भी पार्टी चिंतित है। कुछ पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जनवरी से 4000 मेगावाट क्षमता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन जल्द शुरू किया जाएगा, इसकी जानकारी दी। इसके पहले फेज के तहत पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया, जबकि अगले 3 यूनिट से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे फेज में 2 यूनिट से 1600 मेगावाट उत्पादन की योजना है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली का 85% झारखंड सरकार को और 15% केंद्र को बेचा जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पतरातू क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। के तहत हमारी पहले फेज में हम 800 मेगावाट की 3 यूनिट को लगा रहे हैं, जिसकी पहली यूनिट हम जनवरी के महीने में ही उसको सिंक्रोनाइज करेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम उसका कॉमर्शियल डिक्लेरेशन करके पूरी तरीके से बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे हम यहाँ पे।
हमारे ये पूरा जो पहला फेज है 2400 मेगावाट का, उसके 85% बिजली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को हमें देनी है। बाकी 15% हमारा सेंट्रल जो कोटा होता है। पतरातू के बहुप्रतीक्षित पीबीयूएनएल सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर से इसी जनवरी माह से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीबीयूएनएल गेट पतरातू के समीप। आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य को। पहले फेज में यहाँ से कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है, लेकिन पहली यूनिट से कुल 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। अब बताया गया कि इसी फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर कॉमर्शियल डिक्लेरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए लातेहार का बन्ना कोल माइन से कोयला यहाँ पर आएगा, जो 250 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का कोल माइंस है। यहाँ पर पीबीयूएनएल के सीईओ ने बताया कि यहाँ पर जब बिजली का उत्पादन होगा तो झारखंड सरकार कुल 85% बिजली खरीदेगी, जबकि 15% जो है केंद्र को ये बिजली बेची जाएगी। अगले जो चरण है उसमें कुल यहाँ से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है, लेकिन पहले फेज में जो है यहाँ पर कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बिजली उत्पादन शुरू होने वाला है और यहाँ के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ हम लोग स्थानीय लोग जो भी है उस सबको अभी भी बहुत फ़ायदा है। बिजली उत्पादन का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर जमशेदपुर से, जहां के बागबेड़ा में पानी की समस्या है और प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने इस समस्या को खत्म करने के लिए जमशेदपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने की बात कही। साथ ही बागबेड़ा के सैकड़ों लोगों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और पानी दो के नारे लगाए गए। आज बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2005 से क्रमबद्ध बागबेड़ा महानगर विकास समिति इस आंदोलन को लेकर चल रही है। कई बार हम लोगों ने 6 बार विधानसभा का घेराव किया, 2 बार राजभवन का घेराव किया, एक बार जमशेदपुर से रांची पदयात्रा करके विधानसभा का घेराव किया, एक बार जमशेदपुर से दिल्ली पदयात्रा करके जो है हम लोगों ने इस मांग को रखा। गर्मी आते हैं हम लोग हर कोई मतलब बहुत ही अंदर से टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि अब हम लोग को पानी का बहुत ही दिक्कत होगा। हमारा जनता, छोटा छोटा बच्चा हर चीज पानी के तरसता है। अब हम लोग प्रधानमंत्री के पास अपना पानी का समस्या को लेके अब हम लोग पैदल उनके पास जाएंगे और उनसे गुहार करेंगे कि हम लोग को पानी दीजिए। खबर चाईबासा से, जहां के बंद गांव क्षेत्र में नकटी डैम किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। नहर की हालत काफी जर्जर है, जिस वजह से किसानों के खेतों तक डैम का पानी नहीं पहुंचता। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव क्षेत्र में स्थित नकटी डैम के पास मौजूद हूं और ये आप देख रहे हैं नकटी डैम से जो नहर निकला है इसकी हालत अच्छी नहीं है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि ये जो नहर है ये पक्की नहीं होने के कारण कई जगह जर्जर है, इसकी मेड़ टूटी फूटी है कई जगह और करीब 5 पंचायत क्षेत्र के खेतों को, जमीन को इससे सिंचाई का लाभ मिलेगा, इसका अगर पक्कीकरण हो जाएगा तो। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से मांग के बावजूद अब तक इस नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों के खेतों तक इसका पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नकटी डैम से भी उधर हम लोग का बालू पानी